आज हम लोग करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर। और सबसे पहले आपको जाना है सीबीएसई एकेडमिक्स गूगल में, और वहाँ टाइप करेंगे सीबीएसई एकेडमिक्स सैम्पल पेपर 2025-26। वहाँ पर आपको सीरीज ऑफ सैम्पल पेपर्स मिल जाएगा हर सब्जेक्ट्स का। तो उसमें आज हम लोग मैथ्स का करेंगे, मैथ्स का एमसीक्यू करेंगे। तो उसमें मैथ्स को आप लोग क्लिक करके क्वेश्चंस देख लीजिए, बगल में मार्किंग स्कीम भी है। लेकिन सैम्पल पेपर का मार्किंग स्कीम से आप ऑप्शन देख लीजिएगा तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे हर एक क्वेश्चंस का, और डिटेल से स्टडी करने से फ़ायदा ये होगा कि जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस तो आपको पूछेगा नहीं, लेकिन उसी तरह का तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन है, तो इस तरह का और भी क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं उसी वैराइटीज़ का। और आप इसके लिए एनसीईआरटी के अलावा अभी जो साइड बुक्स है उसका भी आप लोग ये कर लेंगे। और वन मोर एडवाइस, एनसीईआरटी में जो भी एमसीक्यूज है वो सारा कर लीजिएगा। वहाँ पर देखिए कौन कौन फार्मूला यूज़ हो रहा है, और सारे फार्मूला यूज़ कर लीजिए। और देखिएगा इस सैम्पल पेपर हम लोग 1 to 20 सैम्पल पेपर में जो एमसीक्यू है 1 to 20 लगाएंगे, कहीं पर भी लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं है। कुछ तो एकदम शॉर्ट कैलकुलेशन में, रफ में शॉर्ट कैलकुलेशंस में ही आप आंसर अचीव कर पाएंगे। तो देखिए बहुत कम कैलकुलेशंस में कैसे हम लोग एमसीक्यू और कम समय में वो एमसीक्यूज हम लोग 1 to 20 सीबीएसई जो इशू किया सैम्पल पेपर उसको हम लोग बना लेते हैं, और उससे आइडिया लेके आप एमसीक्यूज और आगे भी और भी क्वेश्चंस आप कर लीजिए। लेकिन आज हम लोग एमसीक्यू ही कर रहे हैं। ओके, और ये पहला ही सवाल आपका ग्राफ का दिया हुआ है ये इस तरह का ग्राफ बना हुआ है। यहाँ 1 दिया हुआ है, मतलब इसका आधा में ये हाफ होगा। ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ से पहले तो आपको ग्राफ को रीड करना है। ग्राफ को रीड करना है, ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट है हाफ और π/2। ग्राफ देख लीजिए बढ़िया से क्वेश्चन पेपर में। हाफ और π/2 का मतलब x जब हाफ है, x का वैल्यू हाफ पुट करने से y का वैल्यू π/2 आना है, और ये y का वैल्यू है। ये सारा जो ग्राफ है, ग्राफ में ये जो ABCD दिया हुआ है ये y का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये सब फंक्शन का ग्राफ है, और फंक्शन y = fx होता है, तो ये fx का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो ये आपका y का वैल्यू दिया हुआ है, यानी y का वैल्यू जब π/2 है तो x का वैल्यू हाफ होगा। और इनमें से आपको चेक कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन हम लोग चूज करते हैं, x की जगह हाफ पुट करना है। हर सवाल में ये फंक्शन है, हर में x की जगह हाफ पुट करना है, और x की जगह हाफ पुट करने से अगर y का वैल्यू π/2 आता है तो वही इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है साइन इनवर्स x। x की जगह आपको क्या पुट करना है, और ये साइन इनवर्स क्या, x क्या है, साइन इनवर्स x y का वैल्यू है। साइन इनवर्स 2x क्या है, ये y का वैल्यू है। साइन इनवर्स x/2 क्या है, ये y का वैल्यू है। ओके, तो कौन सा ये वैल्यू मैच कर जा रहा है। तो पहला ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ए को चेक करेंगे, ए में क्या दिया हुआ है, y = साइन इनवर्स x, y = साइन इनवर्स x, और y का वैल्यू π/2 है, और साइन इनवर्स x का वैल्यू है हाफ, और साइन इनवर्स हाफ का मतलब हुआ π/6। साइन इनवर्स हाफ का मतलब हुआ π/6, 30 डिग्री π/6। तो π/6 π/2 का बराबर होगा, नहीं होगा, तो 1 कैनॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं, y = साइन इनवर्स 2x। ठीक है, y = साइन इनवर्स 2x, y = साइन इनवर्स 2x। y का जगह क्या है, y का जगह हम लोग π/2 पुट करेंगे, और साइन इनवर्स 2x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह पुट करना है हाफ, तो 2 × हाफ, 2 कट गया, आ गया साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/2। राइट हैंड साइड आया π/2, लेफ्ट हैंड साइड भी π/2। y = y का वैल्यू ये सारा दिया हुआ है, और x का वैल्यू हमको हाफ लेना है। अब देखिए LHS = RHS आ गया। तो पहला वाला ऑप्शन सही नहीं था, लेकिन बी वाला इज योर करेक्ट ऑप्शन। सी और डी को चेक करने का आवश्यकता है ही नहीं।
एक बहुत सिंपल सवाल है। इसमें दिया हुआ है, हम डिटेल्स में सवाल नहीं लिख रहे। ए का ऑर्डर है m इंटू 4, बी का ऑर्डर है n इंटू 3, क्यू का ऑर्डर है सी का ऑर्डर है p इंटू क्यू। ए बी एंड ए सी डिफाइंड है और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है। अब इनमें से आपको पता करना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले देखिए ए बी डिफाइंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का वैल्यू बराबर होगा, ये तभी मल्टीप्लाई डिफाइंड होगा। जब ये और ये बराबर होगा तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, यानी n इज इक्वल टू 4 आ गया। पहला क्या आ गया हमारा, n इज इक्वल टू 4 आ गया। ए भी डिफाइंड है, ए सी भी डिफाइंड है। ए सी भी डिफाइंड है मतलब a इंटू सी, मतलब ये और ये भी बराबर होगा। जैसे n इज इक्वल टू 4 बराबर हुआ था वैसे p इज इक्वल टू भी 4 बराबर होना है। ठीक है, तो p इज इक्वल टू भी मेरा निकल गया 4, p इज इक्वल टू भी मेरा 4 निकल गया। ठीक है, अच्छा और दिया हुआ है कि ए बी ए सी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, ए बी होगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू 3। ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, ए बी जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा m इंटू 3। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब m का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, तो m का भी वैल्यू मेरा 3 आ गया, m का वैल्यू 3 आ गया। AC भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो AC का ऑर्डर क्या हो जाएगा, A का साथ C को जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं है, सवाल में सब कैलकुलेशन नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट है। AC को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का कंडीशन क्या है कि ये और ये बराबर होना है, यानी P इक्वल टू 4 होना है, और ऑर्डर जो होगा वो m इंटू क्यू होगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू क्यू, और m बराबर 3 आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहां पर 3 है तो q का वैल्यू भी 3 ही होगा, यानी m बराबर 3 और q बराबर भी मेरा 3 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है, m बराबर 4, n और p 4 है, n और p पहला ऑप्शन, और m और q 3 है, m और q तीन। a इज योर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल, 30 सेकंड लगेगा करने में, ज्यादा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है। आपको इसका वैल्यू पता करना है, ऑप्शंस दिया हुआ है। तो आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक में ये डायगोनल एलिमेंट सारा 0 हो जाएगा। तो पहला आपका आ गया p इक्वल टू 0, p इक्वल टू आ गया 0। ये इन दोनों का, ये सब एलिमेंट का, ये और ये, इसका साइन चेंज होगा। तो यानी ये अगर 3 है तो r का वैल्यू -3, तो मेरा आ गया r इज इक्वल टू -3। ये और ये, इसका साइन चेंज होगा, ठीक, ऑपोजिट साइन का। तो ये -2 है तो ये q का वैल्यू +2 हो जाएगा, q आ गया +2, और ये और इसका, ये दोनों एलिमेंट, इनका साइन चेंज होगा, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा +4। ठीक है, तो अब पता करना है आपको q प्लस t, तो q प्लस टी यानी 2 + 4 6 हो जाएगा, q प्लस टी का वैल्यू हो जाएगा 6, 2 + 4 6 हो गया। और नीचे p प्लस r 0 -3, 0 -3, तो q प्लस टी, ये q प्लस टी 2 + 4 लिख दिए, और नीचे p प्लस r 0 -3, यानी ऊपर 6 नीचे -3, काट के आ गया -2। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखिए कहीं कैलकुलेशन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पेपर का इस एमसीक्यू का सबसे अच्छा सवाल में एक ये है, सबसे अच्छा सवाल कह सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इक्वल टू 27, और दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 4। आपको a इंटू एडजॉइंट a पता करना है। ओके, तो देखिए यहां पर जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ये होता है एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a टू द पावर n-1, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। और n आपका है 4, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, n ये है ऑर्डर का 4 है। ठीक है, यानी आपको मिल गया, इसका वैल्यू 27 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू जब 27 दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ कि 27 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a, और ऑर्डर 4 है तो 4 - 1 क्यूब, तो 27 को हम लोग 3 क्यूब लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 क्यूब इज इक्वल टू
डिटर्मिनेंट ए का क्यूब, तो आपको डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया 3। इससे क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया 3। ये बहुत अच्छा सवाल है और कोई कैलकुलेशन नहीं है, खाली आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 4 दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज कर दिए, a इक्वल टू 3 आ गया, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू मेरा 3 आ गया। तो हमको निकालना है a इंटू एडजॉइंट है, तो देखिए इसका भी एक फॉर्मूला है बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े ही हैं। a ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट a का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3, तो ये आ गया 3i। ऑप्शन में है 3i, C है 3i, तो C इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगर एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका डायगोनल एलिमेंट छोड़ के सारा एलिमेंट 0 है, तो उसको अगर इनवर्स निकालने के लिए देता है, तो इसको आप लोग पता है कि इसका अगर इसको हम लोग a मान लेंगे, तो a इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा 1/3 0 0 0 1/2 0, 15 सेकंड में बनेगा 0 0 और 5 की जगह 1/5। ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें चेक कर लीजिए, हमने टाइम नहीं बर्बाद किया, बी में ये चीज दिया हुआ है, तो बी शुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन चेक कर लीजिए, तो ये टेक्निक देख लीजिए और 15 सेकंड में आप बना सकते हैं इसको। चलिए, एक बहुत ही आसान सवाल दिया हुआ, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, सो हो जाएगा ये cos 67 cos 23 और माइनस sin 67 sin 23। cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल टू cos a प्लस b। 11 में बहुत पढ़े हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b इक्वल टू हो जाएगा cos a प्लस b। a आपका 67 है, b आपका 23 है, cos a प्लस b which is equal to cos 90 डिग्री which is equal to 0। so a is your correct option। देखिए कितना कम कैलकुलेशन है। एक फंक्शन दिया हुआ है, कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू p। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 if पाई माइनस h, पाई से कम होगा तो ये वैल्यू लेना पड़ेगा, यानी k इंटू पाई माइनस h प्लस 1। लिमिट पुट कर देंगे तो हो जाएगा k पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1। एट f पाई पे भी यही वैल्यू आएगा और ग्रेटर देन पाई पे ये, तो लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस h पे क्या आ जाएगा, cos पाई, cos पाई, हाँ h टेंस टू 0, तो पाई cos पाई प्लस h टेंस टू 0 कर देगा तो cos पाई आ जाएगा, cos पाई का वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, इक्वल टू f फंक्शन ऑफ पाई भी बराबर होगा। खैर ये दोनों तो बराबर हो गए, इन दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इससे k का वैल्यू निकल जाएगा मेरा। सो k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा k पाई इज इक्वल टू 1 -1 -2 हो जाएगा। k का वैल्यू आ गया -2/पाई, ऑप्शन में है, हाँ -2/पाई, डी इज योर ऑप्शन। 8 नंबर में दिया हुआ है fx और ये और f'1 का वैल्यू, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। चलिए, f' का वैल्यू हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 और tan इनवर्स x कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ u और v कांस्टेंट प्लस u कांस्टेंट x और डिफरेंशिएशन ऑफ v, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस x²। अब f'1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो 1 और tan इनवर्स 1
जिसका वैल्यू π/4 होता है, प्लस x के जगह 1 पुट कर देंगे, नीचे 1 + 1 स्क्वायर। सो क्या आ गया, 1 इंटू tan इनवर्स 1 π/4 प्लस 1/2, 1/2 प्लस π/4 है ऑप्शन, ये बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। दिया हुआ है x dx इक्वल टू y dy इक्वल टू 0, x dx प्लस y dy इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देख लेते हैं इसको हम लोग। x dx, ये y dy उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस y dy, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, x dx इक्वल टू माइनस y dy। चलिए x dx का क्या हो जाएगा, x² माइनस वाई डी एस का क्या हो जाएगा, y² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ले लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² इक्वल टू माइनस y² प्लस 2c, x² प्लस y² इक्वल टू 2c, ये कांस्टेंट, ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, x² प्लस y² इक्वल टू 2c। अब इस सर्कल का अगर आपको मान लीजिए जेईई मेंस वगैरह होगा, इस तरह का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे देगा, सर्कल का सेंटर भी पूछ सकता है, सर्कल है तो पूछेगा, पूछा नहीं है, सेंटर 0 0 होगा, ये r² का वैल्यू होता है, r² इक्वल टू 2c, r का वैल्यू हो जाएगा √2c, ठीक है, हालांकि पूछा नहीं है, तो ये जो पूछा है उसके आधार पर, हाँ ये पूछा है कि किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक सर्कल का रिप्रेजेंट कर रहा है, x² प्लस y² इक्वल टू कांस्टेंट एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक सवाल है, 11 नंबर सवाल, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये दिया हुआ है, आपको एक्स एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम लोग आई मान लिए हैं, चलिए इसको लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू ए बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एक्स का जगह हम लोग लिख सकते हैं, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं, हमें पता है x को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x से, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, x को हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, और एफ एक्स डी एक्स जो दिया हुआ है उसको लिख दिए, x के जगह खाली ये लिख दिए, यही आई है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 2 हिस्से में तोड़ देते हैं, सो a टू b, और ये हो जाएगा a प्लस बी एफ एक्स डी एक्स और माइनस ए बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ओके, और ये तो आई है, तो ये आई है, तो ये अगर आई है तो इसको हम लोग आई से रिप्लेस कर सकते हैं, ये आई इधर आई आ जाएगा, माइनस में है तो ये 2i हो जाएगा, तो हमारा आ गया 2i इज इक्वल टू, और a प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये a प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और अंदर में क्या चला जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और i इजकल टू क्या है जो हमको निकालना था, i इजकल टू आ गया a प्लस बी बाई 2, यहाँ पर भी लिमिट है बी, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए प्लस बी बाई 2 ऑप्शन है, देखिए a प्लस बी बाई 2 एफ एक्स डी एक्स, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन है। एक इंटीग्रेशन का सवाल दिया है, सब्स्टिट्यूशन से होगा, देखने से ही लग रहा है, ठीक है, और इसका वैल्यू दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है, और a का वैल्यू आपको फाइंड करना है, x³ sin to the power 4 x to the power 4 cos x to the power 4 dx इक्वल टू a sin to the power 5 x to the x4 प्लस c, और a का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो चलिए इसको पहले x to the power 4 को हम लोग t मान लेते हैं, लेट x to the power 4 इक्वल टू t, तो 4 n x इक्वल टू dx इक्वल टू dt, ठीक है, तो x³ dx है मेरा पास, तो x³ dx इक्वल टू 1/4 dt, इस पे पुट कर देते हैं, x³ dx का वैल्यू हो जाएगा dt/4, तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, i को 1/4 को बाहर निकाल दिए, ये dt/4 के लिए 1/4
और एक्स क्यूब ds के लिए हम लोग लिख दिए dt, ये लिखा गया। अब बच रहा क्या, साइन टू द पावर 4 साइन 4 t, एक्स टू द पावर 4 को हम लोग t माने, और cos x टू द पावर 4 को ये हो गया cos t। सिंपल, ठीक है। x टू द पावर 4 को t मान लिए थे, इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग अब रिप्लेस कर दिए, फिर हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन t को हम लोग z मान लिए, तो डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाएगा, cos t dt इज इक्वल टू dz हो जाएगा। तो cos t dt है, cos t dt इसका जगह dz लिख देंगे, 1/4 बाहर था, सो i इज इक्वल टू हो गया 1/4 बाहर था, इंटीग्रेशन cos t dt के लिए हम लोग लिख दिए dz, और साइन t का साइन टू द पावर 4t, यानी ये हो गया z टू द पावर 4, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा z टू द पावर 5/5, तो हो गया 1/4 और z टू द पावर 5/5, तो 5 आ गया इधर, और ये हो गया z टू द पावर 5 सॉरी, और प्लस c, तो 1/20 आ गया, 1/20 और z टू द पावर 5, z क्या है आपका साइन t का, यानी हो गया साइन टू द पावर 5t, z टू द पावर 5 का मतलब साइन टू द पावर 5t, क्योंकि z इक्वल टू साइन t है, प्लस c, और t क्या है आपका x टू द पावर 4, सो 1/20 साइन टू द पावर 5, और t क्या है आपका, t है आपका x टू द पावर 4 प्लस c। देखिए ये और इसको कंपेयर करिए, साइन टू द पावर 5 है, x टू द पावर 4 है, प्लस c है, और a की जगह 1/20, ठीक है। तो a का वैल्यू आपका आ गया 1/20, दो बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, हल्का सा कैलकुलेशन था। वेक्टर का सवाल है, एक बर्ड जो है इस दिशा में फ्लो कर रहा है, ये वेक्टर है, कितना फ्लो किया उस पता चल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड से, और डायरेक्शन इसका पता चल जाएगा। कैप हम नहीं लगाए हैं, और एक मैन जो है वो रेलवे ट्रैक में खड़ा है, तो इस फ्लाइट का यहां पर प्रोजेक्शन क्या होगा। तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये आपका इस वेक्टर को अगर हम तोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 3i माइनस, इसको करेंगे तो माइनस j, एक तो वेक्टर इधर आ गया, और प्लस लैम्डा को कांस्टेंट ले लेंगे, तो लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये i और प्लस 2j यहां से आएगा, और यहां से आएगा प्लस 3k। तो ये जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक का आपका डायरेक्शन ये होगा, ये आपको पता है, और इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए। तो ये डायरेक्शन आपका, ये वेक्टर में आप जानते हैं कि ये जो r का वैल्यू है ये डायरेक्शन बताता है, यानी ये डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन चाहिए। तो ये डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, तो यानी इस वेक्टर को हमने यहाँ लिख दिए, ये दिया हुआ है, और इससे हमने डायरेक्शन निकाल लिया। ये लैम्डा के बाद जो वाला होता है, कांस्टेंट्स के बाद वाला जो है, यही डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन बताता है। सो i प्लस 2j प्लस 3k, मैंने कैप वगैरह नहीं लगाया। तो इस वेक्टर को अगर हम a मान लेते हैं, प्रोजेक्शन चाहिए, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा, ये अगर थीटा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा a cos थीटा। कोई भी वेक्टर का किसी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन का वैल्यू a cos थीटा होता है। फिजिक्स में भी कहते हैं ये f है, तो किसी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग लेते हैं f cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट f sin थीटा, उसी तरह का है यहाँ पर कि किसी एंगल के किसी साइड के लोग अगर एंगल थीटा है तो उस पर प्रोजेक्शन a cos थीटा होता है, ये आपको पता है। ओके, तो ये दोनों, अब मेरा ये दोनों वेक्टर कॉन्स्टेंट का बात है, ठीक है। इसको मैं b मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ। तो a cos थीटा जो मेरा प्रोजेक्शन का वैल्यू होगा, जो हमको निकालना है प्रोजेक्शन का वैल्यू हो जाएगा a cos थीटा। और cos थीटा का वैल्यू आप जानते हैं, cos थीटा का वैल्यू हो जाता है a डॉट b बाई मॉड a मॉड b,
ठीक है, ऑप्शंस लिखना भूल गए, ऑप्शंस लिख देते हैं, ठीक है, बाद में लिख देते हैं। ए कट गया, यानी ए डॉट बी बाई मॉड बी, इसी को हमको कैलकुलेशन करना है। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 क्या हो जाएगा 1 into 1 1 into 1 प्लस B1 B2 2 into 2 प्लस C1 C2 3 into 1, और मॉड है तो कट गया। बी बच रहा है, बी का आपका मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शंस भी लिखते हैं। अभी ऑप्शंस लिख दिए, अब आ गया क्या, 1 1 जा 1 1 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 और 3 3 1 जा 3 8, सो क्या हो गया, ऊपर में आ गया 8 और नीचे आ गया 1 4 5 और 3 3 9 5 9 14 14, तो 8/√14 है ऑप्शन में सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर मतलब ये पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट क्या है, पॉइंट आपका है 3 4 और 5, और इस पॉइंट का पूछा है कि y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जैसे ये पॉइंट है, पहला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट जो है वाई जेड प्लेन से कितना दूरी पे है, वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है जेड एक्स प्लेन से कितना दूरी पे है, ये जेड कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स वाई प्लेन से कितना दूरी पे ये पॉइंट है, ठीक है। तो वाई एक्सिस से इसका दूरी निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए, ठीक। तो वाई एक्सिस से इसका दूरी हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो 9 प्लस 25, सो अंडर रूट 34 यूनिट होगा। तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। वेक्टर का एक सवाल है, और ये आपको तीन वेक्टर दिया हुआ है, और आपको इस वेक्टर का वैल्यू पता करके बताना है कि इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। ओके, सो 2ai, तो 2 तो रहेगा, और a डॉट आई, इसके साथ डॉट आई, इसके साथ आई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खाली 3 बचेगा, और आई क्रॉस आई डॉट जे तो 0 हो जाएगा, आई डॉट के भी 0 हो जाएगा, यानी खाली 3 यहाँ से 3 इंटू आई ये 3 बचेगा, यानी 2 इंटू 3, और ये वाला आई यहाँ लिख दिए, कैप नहीं लगा रहे, माइनस बी जे, तो जे के साथ बी के साथ अगर जे को मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों तो 0 हो जाएगा, ये खाली बचेगा, तो कोई कांस्टेंट है नहीं, तो खाली 1 बचेगा, 1 और जे, ये जो बाहर वेक्टर है इसको लिख दिया, प्लस सी के, तो आई और जे खत्म हो जाएगा, खाली के वाला बचेगा, सी के यानी 2 बचेगा, सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, के इंटू के 1 यानी खाली 2 बचेगा, तो सी के तो खाली 2 बचा, और बाहर जो के है उसको हम लिख दिए। इसका वैल्यू आ गया मेरा ये, यानी 6i माइनस जे प्लस 2k, कैप एक बार लगा ही देते हैं। इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, सी वेक्टर के साथ ये मैच कर रहा है, 6i माइनस जे प्लस 2k, और सी वेक्टर है ऑप्शन में, आपका सी वेक्टर है, सो योर डी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। एलपीपी का एक प्रॉब्लम है, ये फिगर आपको दिया हुआ है, और इनमें से 3 कांस्टेंट दिया हुआ है, चौथा कांस्टेंट क्या होगा आपको पता करना है। तो ऑब्वियसली एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाई एक्सिस का बता रहा है, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये एक्स एक्सिस का बता रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहा है, ये दोनों तो बता रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट ये फिगर आपको दिया हुआ है, ये आपका रीजन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन है। तीसरा वाला बिलो दिया हुआ है, लेस देन 12, मतलब ये नीचे वाला है, ठीक है, यानी तीसरा वाला ये है। चौथा कांस्टेंट आपको फाइंड करना है, तो चौथा कांस्टेंट आपको इस लाइन से मिलेगा और अबव में मिलेगा, ठीक है। यहां पर जैसे लेस देन इक्वल टू है, तो इसमें जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, क्योंकि इस लाइन का ऊपर में जाएगा ये,
ये फिजिबल रीजन जो है ये इस लाइन का नीचे है, इसीलिए ये वाला 12 हम लोग बिना कैलकुलेशन का ही बता देंगे कि ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 को तो लाइनें हैं, जिसमें एक लाइन का मिसिंग है जो आपको पता करना है, और बाकी ये 2 लाइन तो आपको एक्सिस को बता रहा है। तो देखिए सवाल बहुत आसान है, इसको मैक्सिमाइज करना है, और ये 3 कांस्टेंट दिया हुआ है आपको। यहां पर इस सवाल को लगाने के लिए आपको 4 कांस्टेंट चाहिए, लेकिन फिगर दिया हुआ है, फिगर से आपको चौथा कांस्टेंट पता करना है। तो ये जो 2 कांस्टेंट है ये तो आपको एक्सिस को बता रहा है। तीसरा कांस्टेंट जो है ये आपको कैसे पता चलेगा कि इस लाइन को बता रहा है, क्योंकि ये नीचे वाला बता रहा है, लेस देन इक्वल टू 12, मतलब ये नीचे वाला बता रहा है। तो चौथा जो होगा ये ऊपर वाला होगा, तो चौथा ऊपर वाला होगा में मतलब इसका वैल्यू जो है जैसे लेस देन है तो ग्रेटर देन होना है, तो ग्रेटर देन होना है या तो ग्रेटर देन इसमें है, ग्रेटर देन और इसमें है, यानी या तो बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस लाइन के इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, x बाई वाई, यानी हो जाएगा x बाई 1 प्लस y बाई 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बनता है इसका, जब हमको इंटरसेप्ट पता होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, y हो जाएगा, और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, नहीं 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। एक 17 नंबर, ये भी एलपीपी का प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है कि 50 पे इसका मिनिमम एक ठो मिल रहा है और मोर देन 1 मिनिमम है, मोर देन 1 मिनिमम ये दिया हुआ है, मिनिमम है। एक तो 50 है, इनमें से दूसरा कौन मिनिमम हो सकता है, तो 50 पॉइंट यहाँ पर है, इसी लाइन के ऊपर दूसरा मिनिमम होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, और फिर इनमें से जो सेटिस्फाई करेगा वही उसका दूसरा मिनिमम हो जाएगा। तो पहले इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। x तो क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है x बाई 5 प्लस वाई बाई 15 इक्वल टू 1। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पता है कि इंटरसेप्ट दिया हुआ है, x y का इंटरसेप्ट अगर पता है तो इक्वेशन ये होगा। ठीक है, तो ये 50 सेटिस्फाई करता है। ठीक है, 5 बाई 5 0 बाई 15 1, एक तो सेटिस्फाई करता है जो कि आपको दिया हुआ है, दूसरा इनमें से कौन सेटिस्फाई करता है, तो 2 बाई 5 प्लस 9 बाई 15 इक्वल टू 1 होगा क्या, नहीं, कटेगा ही नहीं। हाँ, अच्छा देख लेते हैं इसको, हम लोग क्या करते हैं 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये जो 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 9 इक्वल, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है भाई। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर x का जगह 2 पुट करेंगे और y का जगह 9 पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, कर रहा है, ये नहीं करेगा। ठीक है, 6 3 18 15 से ज़्यादा हो जा रहा है, 4 7 4 12 प्लस 7 19 आ रहा है, आना है 15, 0 0 भी नहीं कर रहा, खाली 2 और 9 ही कर रहा है, 3 2 जा 6 प्लस 9 इक्वल टू 15। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो देख लो, तरीका देख लो कैसे बनता है कि एक मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है, देखिए वो मिनिमम वैल्यू किस लाइन के ऊपर है, उस लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए, क्लास 11 का नॉलेज आपको काम आएगा। उस लाइन का इक्वेशन ये है। ठीक है, अब इनमें से 4 में से जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो दूसरा मिनिमम देगा, तीसरा भी आ सकता है, चौथा भी, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उतना मिनिमम मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ये सारा पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है, खाली यही पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो वही पॉइंट आपका एक दूसरा मिनिमम पॉसिबल मिनिमम है। ठीक है, दूसरा मिनिमम है, पॉसिबल नहीं, दूसरा मिनिमम है। और भी मिनिमम अगर पूछता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर ऑप्शन देता तो हम अगर पूछते कि एक और मिनिमम बताइए तो भी हम लोग और मिनिमम हम लोग निकाल सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा। हमारा एक मजेदार सवाल है। ठीक है, तुम्हारा कहीं पर कोई पिन है तो कोई आदमी ये 4 नंबर तुमको तुम्हारा देख लिया है, लेकिन तुमने पिन पुट किया, ये 2 नंबर ये देख नहीं पाया, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो 2 नंबर गेस कर लेगा वो। ओके, तो इसका ऑप्शंस लिख देते हैं। ऑप्शंस लिख दिए, तो अभी यहाँ पर ये वो उसको गेस करने के लिए ये 2 नंबर क्या क्या हो सकता है, तो पहला यहाँ पर तो ये नंबर 0 से शुरू हो सकता है, 9 तक जा सकता है, 0 हो सकता है, 1। तो पहला
प्लेस कैन बी फिल्ड विथ 10 ways। ये अभी 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना संख्या हुआ? 10। ठीक है, ये 10 को आपस में 100 कॉम्बिनेशन बनाएगा आपस में। ठीक, तो 100 तरीका से भर सकता है ये। तो ये जो 2 डिजिट है 0 0 से लेके शुरू करके 0 1 0 2 इस तरह करके आपको 99 तक जाएगा। 0 0 से लेके 99 तक ये संख्या आ सकता है। तो 1 से लेकर 99 तक 99 संख्या हो गया, फिर एक संख्या 0 0 यानी 100 संख्या हो गया। तो यहाँ पर ये जो 2 डिजिट 100 वे में भरा जा सकता है। तो उसका गेस करने का प्रोबेबिलिटी इन 100 में से कुछ भी हो सकता है, तो उसका गेस करने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/100। 19 नंबर क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। बोल रहा है असर्शन में वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन इनवर्स √3/2 मतलब √3/2 साइन 60 डिग्री, साइन इनवर्स √3/2 मतलब π/3 प्लस tan इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री यानी π/4 माइनस सेक इनवर्स √2 यानी ये भी π/4, सेक इनवर्स √2 सेक इनवर्स √2 का मतलब π/4। याद रखना पड़ेगा ये सब वैल्यू। ओके, तो काटने से कितना आ रहा है? π/3 और क्या दिया हुआ ये इस π/4। तो जो है असर्शन ही गलत है, ये लोग कह रहा है कि इसका वैल्यू जो आएगा ये π/4 आएगा। तो π/4 तो आएगा नहीं, π/3 आ रहा है यानी असर्शन फॉल्स। तो असर्शन फॉल्स का मतलब डी ऑप्शन हो गया। असर्शन फॉल्स का मतलब डी, रीजन में जाने का जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एमसीक्यू का लास्ट प्रॉब्लम है। गिवन 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, इफ आर इज अनदर नॉन जीरो वेक्टर आर क्रॉस ए प्लस बी, आर क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। मतलब क्या कि आर जो है ए प्लस बी का प्लेन में ही होगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ए लोग का वैल्यू तो 0 नहीं है। तो मतलब ये 0 होने के लिए एंगल को 0 होना पड़ेगा। तो आर और ए और बी का बीच का एंगल 0 होगा, ए और बी सेम प्लेन में होगा। ए प्लस बी है तो ए और बी सेम प्लेन में होगा, इतना तो हमको पता चल गया। देन आर इज परपेंडिकुलर, तो ये ए बी इस प्लेन में अगर ए बी है, इस प्लेन में ए है, इस प्लेन में मान लीजिए बी भी है, ये एक प्लेन बनाए हैं, आर भी इसी प्लेन में है कहीं पर। तो आर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो इस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी जो होगा वो ये गिवन प्लेन का परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो वैल्यू आता है उस प्लेन का परपेंडिकुलर होता है। तो आर इसी प्लेन में है, तो आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये होगा, और आर ए और बी का प्लेन में ही है, तो आर इज परपेंडिकुलर, ये तो सही है। आर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ये तो सही है, असर्शन सही है, असर्शन इज ट्रू। रीजन बोल रहा है द वेक्टर ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, नहीं, ए प्लस बी, ए और बी इधर है तो ए प्लस बी इसी प्लेन में होगा, तो ये रीजन फॉल्स है। ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, नहीं, ए प्लस बी जो होगा वो उसी प्लेन में होगा जो जिस प्लेन में ए है और बी है, तो रीजन फॉल्स है। वेक्टर ए प्लस बी इज इन द सेम प्लेन होना होगा, तो यहां परपेंडिकुलर दिया हुआ है, वो तो होगा नहीं। तो यानी क्या हुआ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इसी प्लेन में ए प्लस बी भी होगा। और चूंकि आर क्रॉस ए प्लस बी दिया हुआ है 0, तो आर भी इसी प्लेन में होगा, और ए क्रॉस बी जो होगा वो इस प्लेन का परपेंडिकुलर में होगा। तो पहला वाला जो है वो तो असर्शन सही है, लेकिन रीजन में कह रहा है कि जो ए प्लस बी वो परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, तो नहीं, ए प्लस बी जो होगा
उसी प्लेन में होगा जो इस प्लेन में ए और बी है, तो दे आर नॉट, सो रीजन इज फॉल्स। ए प्लस बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी, बट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इज इन द सेम प्लेन, जिस प्लेन में ए है और जिस प्लेन में बी है। ओके, तो assertion ट्रू और रीजन इज फॉल्स, यानी सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। सो ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो देखिए ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है कोई भी प्रॉब्लम में आपको, जैसा हम कह रहे थे कि कोई भी प्रॉब्लम में आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप बहुत जल्दी सारे सवाल को लगा सकते हैं।